तो जय महाकाल सभी भाई को। मुझे विश्वास है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और की तैयारी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं बात करूंगा वो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया पे और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये छोटे छोटे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, है ना, जहाँ से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और चूँकि ये चर्चा में भी रहा है ना, और रहता ही है। तो चलिए हम देखते हैं आज जो बात होगी। सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उस पर हम लोग बातें करेंगे, जो चीज़ें हैं जो उसमें अपडेट्स हैं, है ना, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे होंगी। और आप लोगों को मैं ये बतला दूँ कि आप ना पूरी वीडियो को इस पर वॉच किया करो, ताकि क्या हो कि आपसे ना इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, ठीक है। और क्योंकि मैंने पूरा हर अपडेट में डालता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट पे मैं बात करता हूँ तो सिर्फ स्टैटिक नहीं बल्कि उसका जो अपडेट है वो पूरा अपडेट तक मैं डालता हूँ, तो बिल्कुल वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ मेरी तो कोशिश यही होती है कि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा 2 घंटे 3 घंटे का नहीं, बहुत बहुत हाँ 1 घंटे 1.5 घंटे बस यही मुझे जो है लेंथ रखनी है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, और उसके लिए मुझे जो है अपना जो कैमरा जो है वो बंद करना होगा, क्योंकि स्पेस हमारे पास जो है पर्याप्त इतना ही है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे हम बातें करें तो हमारा हेडिंग है ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत का निर्वाचन आयोग है ना। तो भारत का निर्वाचन आयोग है, उसके ऊपर बातें हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा इसका परिचय, हम देखते हैं, है ना। इसके परिचय को हम देखेंगे, इसका परिचय क्या है। परिचय के बाद हम आगे की बात करेंगे। परिचय कहने का मतलब कि क्या हमारा जो जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्या वो कोई संवैधानिक टॉपिक है, संविधान में इसका क्या स्थान है ना। तो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है वो अनुच्छेद आर्टिकल जो है कहाँ पे वर्णित है, 3-4 में आर्टिकल। ये हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल। एक होता है हमारा क्या, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होता है स्टैच्यूटरी। स्टैच्यूटरी में क्या मतलब जो विधिक हो, सांविधिक हो, जो लॉ के द्वारा, एक्ट के द्वारा। और एक क्या होता है जो न तो संवैधानिक हो न विधिक हो, वो एज ए मान लो समझ लो एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर वगैरह से पास हुआ हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। आर्टिकल 3-4 में इसकी जानकारी दी गई है। ये क्या है, परमानेंट है हमारा, क्या है, अस्थायी निकाय है। इट्स ए परमानेंट ऑर्गन जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है ना। और बिल्कुल क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है, किसी का कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं इस पर डाल सकता, बना सकता है। क्लियर। इसका कार्य है ना, पता ही हम लोगों को, स्वतंत्र एवं क्या है, निष्पक्ष चुनाव, है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या करवाता है, कंडक्ट करवाता है ना, ताकि क्या हो, चुनाव वगैरह में हमारे जो प्रतिनिधि चुन के आए वो सही है और लोगों का जो जनमत हो, जनमत जो हो क्या हो, बिल्कुल सही दिशा में हो, लोग जो हो किसी के दबाव में, है ना, या चुनाव प्रणाली में या चुनाव के समय किसी प्रकार की विसंगतियां ना पाई जाए, है ना। ऐसे जो हो विधि के विरुद्ध जो कार्य हों ना पाए जाए, ठीक है, ऐसे कार्य ना हो। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि एक संवैधानिक, है ना, संवैधानिक निकाय है। क्या है, संवैधानिक निकाय है। क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और ये जो क्या है, अस्थायी निकाय है और बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है, ठीक है। इनका जो काम है फ्री, स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है चुनाव करवाना है,
इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी बात। तो आर्टिकल 3 to 4 जो ज़्यादा करके पूछा जाता है, आर्टिकल 3 to 4 है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत वर्णित किया गया है, तो आप ये बातें ध्यान दोगे। कुल जो सदस्य होते हैं इसके मेंबर्स जो होते हैं, कितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स कितने हैं इसके 3, कुल सदस्य 3 हैं, है ना। और इसके क्या क्या पावर इसे दिया गया है ना, आर्टिकल 3 to 4 के अनुसार जो पावर्स है ना, पावर्स गिवन टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो हमें देखनी ज़रूरी है ना। ये क्या करेगा, सुपरविज़न करता है ना, कंट्रोल, कैसे हमें कंट्रोल बनाना है, चुनाव संबंधित है ना, जो सारी बातें हैं कहाँ पे होती हैं, यहीं पे होती हैं। 4 जो ऐसे क्षेत्र हैं है ना, जिनका चुनाव वगैरह कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। किनका किनका चुनाव करवाता है, तो हमारी पार्लियामेंट का, है ना, इसका पार्लियामेंट का चुनाव, ठीक है। फिर किसका, प्रेसिडेंट का चुनाव, है ना। फिर किसका, राज्य का जो होता है स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, यानी राज्य का विधानसभा। कौन कौन, संसद, राष्ट्रपति, विधानसभा और वाइस प्रेसिडेंट क्लियर। तो 4 ऐसे क्षेत्र जो कि निर्वाचन आयोग के अंदर होते हैं, जिनका चुनाव करवाना किनकी जिम्मेवारी है, तो निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। कौन कौन, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, राज्य का विधानसभा का चुनाव या हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। इसी कड़ी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो जो अखिल भारतीय यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, क्या है, कहीं ना कहीं ये राज्य जो है हमारा, स्टेट और सेंटर के लिए क्या होता है, एक ही निर्वाचन आयोग होता है ना। स्टेट के लिए और सेंटर के लिए जो है एक ही निर्वाचन आयोग होता है। साथ ही जो है एक केंद्र और राज्य के चुनाव करवाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चुनाव, राष्ट्रपति, है ना। तो ये तो अभी सारी बातें हो गई, अभी मैंने बतलाया अभी आपको। जो अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि हमारा पंचायत का में भी चुनाव होता है, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, तो ये पंचायत, आप याद रखना, जो पंचायत होता है यानी जो लोकल जो बॉडी होते हैं हमारे, है ना, लोकल जो गवर्नमेंट्स या लोकल गवर्नेंस, तो पंचायत चुनाव जो होता है हमारा, पंचायत चुनाव या लोकल बॉडीज़ का जो इलेक्शन होता है, लोकल जो गवर्नमेंट्स है हमारा, पंचायत चुनाव और जो नगर पालिका का चुनाव होता है, ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता है। ये दोनों जो है ना राज्य के निर्वाचन आयोग के अधीन आते हैं, है ना। स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाता है। पंचायत चुनाव जो है, नगर पालिका का चुनाव, स्टेट इलेक्शन कमीशन के दायरे में आता है। क्लियर, चलिए ना। अब जो हमें बात करनी है ना, इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इसके फॉर्मेशन के ऊपर, है ना, इसके कैसे इस बॉडी का निर्माण होता है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। PCI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। तो इस पर ना ध्यान से आप देखना कुछ बातों को। इनके जो क्या है, जो मुख्य निर्वाचन है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या जो दूसरे निर्वाचन जो अधिकारी होते हैं, है ना, इलेक्शन कमिश्नर, वो नियुक्त किनके द्वारा होते हैं, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कौन करता है इनकी, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करेगा। कौन करेगा, प्रेसिडेंट करता है अपॉइंटमेंट को। जो मुख्य जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए या जो इलेक्शन कमिश्नर हुए, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन हटाता कौन है, हटाए जो है राष्ट्रपति के द्वारा
हटाए नहीं जाते हैं, है ना। राष्ट्रपति जो है अपॉइंट करेगा लेकिन हटाने की शक्ति नहीं है। अब जो है जो प्रादेशिक जो रीजन वाइज जो नियुक्त किए जाते हैं आयुक्त वगैरह, जो कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, वो ना अब मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हुए, है ना, उनके सलाह पे ही ना राष्ट्रपति उनको उनकी नियुक्ति करता है ना। जो निर्वाचन आयुक्त हुए और जो प्रादेशिक आयुक्तों जो सेवा जो शर्त है इनकी, है ना, क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन है जो सर्विस के, है ना, उनकी जो कार्य जो टेन्यूर क्या होगा, टर्म क्या होगा, वो सारी की सारी बातें, है ना, इनकी जो सेवा शर्त होगी, सेवा शर्त, सर्विसेज के बारे में, है ना, जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स कंडीशन, जो सेवा शर्त दिया जाएगा, इनका जो कार्यकाल होगा, जो टर्म होगा, है ना, ये कौन निर्धारित करेगा? तो ये सारी बातें हमारे प्रेसिडेंट ही निर्धारित करते हैं, है ना। प्रेसिडेंट इनकी सेवा शर्त के बारे में, इनके टर्म यानी टेन्यूर के बारे में, कार्यकाल के बारे में, वो सारी बातें कौन निर्धारित करेंगे? तो प्रेसिडेंट निर्धारित करेंगे। क्लियर? जो इसके बाद जो मुख्य जो बात है ना, आपको ध्यान देना है कि इस पॉइंट को बिल्कुल आपको नोट करके रखना है कि 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक, है ना, ये डेट बिल्कुल 1950 से 1989 तक 15 अक्टूबर, है ना। ये क्या था हमारा निर्वाचन आयोग जो था ना, एकल सदस्यीय था। केवल उसमें क्या होते थे? एकल सदस्य मतलब है ना, सिंगल मेंबर बॉडी था। सिंगल मेंबर मतलब केवल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते थे इसमें, केवल एक मेंबर। कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सिंगल मेंबर बॉडी, एक सदस्यीय था, है ना। 1950 से लेकर के 1989 तक 15 अक्टूबर तक ये रहा है, ठीक है। एक ही होते थे केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन 15 के बाद क्या होता है? 16 अक्टूबर, है ना। 16 अक्टूबर को क्या हो गया? साल कौन था? 1989 है ना। 16 अक्टूबर को क्या हो गया? 16 अक्टूबर को हो गया कि 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की स्थापना की गई, है ना। क्योंकि उसी वक्त वोट डालने की जो न्यूनतम आयु थी 21 से 18 कर दी गई थी, है ना। तो 16 अक्टूबर को क्या हो गया? 16 अक्टूबर 1989 को क्या हुआ था कि जो पहले सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया नियुक्त होते थे, अब जो है इसमें 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर को और बढ़ा दिया गया, यानी अब ये 3 सदस्यीय हो गया, 3 मेंबर बॉडी हो गया, है ना। तो 16 अक्टूबर 1989 से क्या हो गया? अब इसमें 3 सदस्य हो गए थे। कितने? 3 सदस्य, ठीक है। 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक क्या था? एक सदस्य था। 16 अक्टूबर 1989 को क्या हो गया? अब ये 3 सदस्य वाले हो गए, क्योंकि उसी समय क्या हुआ था, जो वोट देने की जो आयु जो होती है वो 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, है ना। लेकिन जनवरी 1990 में क्या हुआ? ये फिर से ना एकल हो गया, यानी जो 3 बने थे 2 और जो नियुक्त किए थे उन्हें फिर से हटा गया, ठीक है। जनवरी 1990 में क्या हुआ? फिर से क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन एक ही बड़ी यानी एक ही मेंबर का हो गया, है ना, एक ही सदस्य। यानी सिर्फ जो है कहा जाए तो 1989 में ये ऐसा हुआ कि 1 से 3 हुए और 90 में फिर एक ही पे आ गए। लेकिन 1993 से जो है एक कंटिन्यू जो है कब क्या हो गया? 3 सदस्य वाला निकाय बन चुका है ना। अभी जो है कितने हैं इसमें? तो आपको 3 ही याद रखना है ना। 1993 से क्या है? अब इसमें 3 सदस्य ही होते हैं, मतलब एक इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। क्लियर? इनकी इन तीनों की जो होती है ना, जो क्या जो वेतन वगैरह होता है, सैलरी वगैरह,
या जो भत्ते इन्हें दिए जाते हैं या जो शक्तियाँ होती हैं, एक किसके बराबर होती हैं? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हैं। इनकी सेवा शर्तें, वेतन, भत्ते दिए जाते हैं। मान लो कि ये 3 है ना, एक मान लो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, है ना, और 2 अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर हो गए। यदि कोई ऐसा मुद्दा है जिस पे वोटिंग करनी है, मान लो राय जो है ना, एक दूसरे के एडवाइस जो है, जो डिसीजन है नहीं मैच कर रहा, तो जो 2 लोग मान लो बहुमत में है, 2 लोगों का सेम डिसीजन है, तो वो फैसला जो है वही मान्य होगा। क्लियर? यानी यहाँ पे भी क्या है, बहुमत को मान्यता दी जाएगी। अब जो हम बात करेंगे इनके कार्यकाल को लेकर, इनका कार्यकाल क्या होता है, वो आयु क्या है, इनके टर्म को लेकर के, इनके कार्यकाल को लेकर के, है ना, इनका टर्म क्या है, टर्म या टेन्यूर जिसे हम बोलते हैं, यानी कार्यकाल, हिंदी में बोले तो कार्यकाल, है ना। तो इनका कार्यकाल क्या है, आप याद रखोगे 6 वर्ष या 65 वर्ष, है ना। यानी 65 वर्ष के नहीं हुए तो 65 वर्ष तक काम करेंगे, और बीच में ही मान लो ये 65 के हो गए, 6 वर्ष का टर्म नहीं पूरा कर पाए, तो है ना। इनको आज़ाद रहना है, किसी के दबाव में नहीं आना है, राष्ट्रपति ने हटा नहीं सकता, बात हो चुकी है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी तरह इन्हें हटाया जाता है। जब संसद के द्वारा विशेष बहुमत की बात हुई थी ना, है ना, 2/3 सदस्य, है ना, विशेष बहुमत मतलब 2/3 सदस्य, है ना, उस प्रस्ताव को पारित करते हैं, पास करते हैं विशेष बहुमत से, तभी राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। क्लियर? अब इसमें भी ना कारण होता है, हटाने के क्या कारण हो सकते हैं इनके, है ना, वो कॉजेस क्या हैं कि किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए, है ना, तो वो कारण क्या है उस पर हम देख लेते हैं। मान लो किसी से क्या करें, दुराचार करें, दुराचार का मतलब मिसबिहेव ही, है ना, और फिर कार्य करने में कैपेबल ना हो। इसमें एक प्रावधान आप याद रखना कि मान लो यदि कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुए और जो भी सेवा शर्तें उन्हें दी गई हैं वो उन्हें बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, और जब क्या है, निर्वाचन अधिकारी या प्रादेशिक किसी प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को हटाने की बात हो, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे राय सलाह ली जाती है, सिफारिश ली जाती है। लेकिन संविधान में क्या है, जो क्षेत्रीय जो है प्रादेशिक जो निर्वाचन अधिकारी के बारे में उनकी क्या योग्यता होगी, ऐसी कोई बातें नहीं लिखी गई हैं। और सिर्फ जो ऐसा भी नहीं है कि यदि कोई एक बार इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हो गया तो वो दोबारा नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा भी नियुक्त हो सकता है ना, वो दोबारा भी नियुक्त हो सकता है। क्लियर? अब देखो इसके शक्ति और कार्य के बारे में थोड़ी चीज़ें हम बस जान लेते हैं, सिंपल सी बातें हैं इसके शक्ति और कार्य के बारे में। अब इसका शक्ति क्या है, देखो प्रशासनिक भी है, सलाहकारी भी है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी इसके पास है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में भी देखेगा, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखेगा, एज ए एडवाइज़र भी काम करेगा, है ना, एडवाइस भी देगा अपनी। ठीक है, फिर क्या है, अर्ध न्यायिक भी है ना, मतलब क्वासी जुडिशियल है, मतलब अर्ध न्यायिक है, यानी न्याय संबंधी भी अपनी ये विचार देगा। तो
सबसे बड़ा काम क्या है इसके, इलेक्शन संबंधित। जहाँ भी इलेक्शन होना है, जो एरिया है, जो क्षेत्र है ना, उसका क्या करता है, ये भूभाग का निर्धारण करेगा, है ना, यानी एरिया बाउंड्री का निर्धारण करेगा, है ना। फिर क्या करता है, वोटर लिस्ट तैयार करता है ना, एरिया यानी बाउंड्री वगैरह देखेगा, है ना। फिर क्या है, ये वोटर लिस्ट तैयार करेगा, वोटर लिस्ट बनाना। फिर जो भी वोटर्स हैं, वोटर्स को क्या करेगा, वोटर्स को पंजीकृत करेगा, रजिस्टर्ड करेगा उन्हें, है ना, रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी। फिर जो डेट है हमारा, इलेक्शन डेट होगा, क्या वो इलेक्शन डेट है, क्या होगा, उसकी टाइम टेबल, है ना, इलेक्शन डेट, टाइम टेबल, ये सारा काम कौन करेगा, हमारा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। कोई भी राजनीतिक दल है उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, उसे मान्यता देगा कि हाँ वो राजनीतिक दल मान्य है या नहीं है ना। राजनीतिक दल को क्या करेगा, मान्यता देगा। यानी राजनीतिक दल जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, है ना, जो पॉलिटिकल जो पार्टीज है ना, उसे क्या करेगा, वैलिड है या वैलिड नहीं है, यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, रिकॉग्नाइज करना कि हाँ वो वैलिड है या नहीं है। यदि कोई डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है निर्वाचन संबंधित, यदि कोई विवाद हो, है ना, उसको निपटाएगा, उसकी जांच करेगा। कोई मान लो ऐसा सदस्य है जो कैपेबल नहीं है ना, उसकी निर्भरता की जांच करेगा, वो सच में चुनाव लड़ने के काबिल है या नहीं है। संसद, आपको पता ही है कि जो पार्लियामेंट है या राज्य का जो स्टेट काउंसिल है, असेंबली है, संबंधी मामलों में क्या है, वो राज्यपाल को सलाह देगा, राज्यपाल से सलाह लेगा। निर्वाचन को वो रद्द भी कर सकता है ना, इलेक्शन को क्या कर सकता है, वो इलेक्शन को कैंसिल भी कर सकता है ना। यदि पाया गया संकट में या लड़ाई में कुछ ऐसा हो गया है तो वो चाहे तो इलेक्शन को रद्द कर सकता है। राष्ट्रपति को भी सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में मान लो कहीं पे कोई स्टेट है या कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, यानी राष्ट्रपति शासन वहाँ पे क्या है, इम्पोज्ड है। तो 1 वर्ष समाप्त होने के बाद निर्वाचन, तो यदि वहाँ पे 1 वर्ष तक मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो 1 वर्ष ख़त्म होने के बाद निर्वाचन करवाएं। राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये सारा काम है, उन्हीं के जिम्मे है। जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, है ना, या कलेक्टर जो होता है, मतदान केंद्र के लिए अध्यक्ष वगैरह, ये सारी नियुक्ति कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। जो हमारा पोलिंग ऑफिसर वगैरह होता है ना, देखते हो ना, जो निर्वाचन जो अधिकारी हैं, है ना, कौन अधिकारी होंगे वहाँ पे, कौन कलेक्टर जाएंगे, है ना। तो ये सारी बातें जो जिम्मा थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, हमने जो चीज़ें थी महत्वपूर्ण बातें, वो बातें हमने कर ली। और इसके बाद जो मैं बात करूँगा तो फाइनेंस कमीशन, है ना, फाइनेंस कमीशन के ऊपर बात हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि ये भी एक छोटा चैप्टर है और क्वेश्चंस यहाँ से हमेशा आते हैं, तो नेक्स्ट जो है मैं इसी के अंतर्गत ये चीज़ें ही सम्मिलित करना चाहूँगा। हालांकि मैं देखना चाहता हूँ कि वीडियोस तो खैर अभी ज़्यादा लंबा हमारा हुआ नहीं है, तो क्यों न इस चीज़ को बिल्कुल 10 मिनट के अंदर ही मैं कोशिश करूँगा, छोटा चैप्टर है, बिल्कुल निपटाया जा, है ना। तो आपको ध्यान होगा कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, FCI यानी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का वित्त आयोग, है ना। क्या होता है वित्त आयोग, तो वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, ठीक है। हिंदी में यदि आप लिखो, बिल्कुल यदि आप हिंदी मीडियम से हो
लेकिन आप जिस भी मीडियम से रहो अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, इस पर कोशिश करो आप, है ना, अच्छी कोशिश करो। आप एक अंग्रेजी का जो है ट्रांसलेशन का या ग्रामर का बुक लो, ग्रामर अच्छा करो, ट्रांसलेशन अच्छा करो और प्रैक्टिस करो, है ना, डे बाय डे। आपकी वोकैबुलरी जो हो, शब्दकोश जो हो, एक अच्छा खासा स्टोर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आपको ना बेहतर बनना है, डे बाय डे आपको क्या बनना है, बेहतर बनना है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग फाइनेंस वित्त आयोग के ऊपर। तो इसका परिचय में आप देख लो, इंट्रोडक्शन में परिचय। तो आर्टिकल जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में, है ना, ये भी क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ही है, संवैधानिक निकाय ही है। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो भी क्या था, संवैधानिक था, यानी हमारे संविधान में वर्णित है, संविधान में, मूल संविधान में इस चीज़ें वर्णित हैं। तो ये भी जो है हमारा वित्त आयोग भी संवैधानिक निकाय है। प्लस जो है अर्ध न्यायिक, मतलब कि न्यायपालिका के आधे कार्य कर सकता है ना। और राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल बाद या आवश्यकता अनुसार इससे पहले भी गठित किया जाता है। ऐसा तो प्रावधान है। इसका जो गठन है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है गठन, प्रेसिडेंट करता है, यानी इसकी फॉर्मेशन जो है इसको बनाता कौन है, राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल बाद। कब, हर 5 साल बाद। लेकिन ऐसा नहीं कि हर 5 साल बाद, यदि ज़रूरत पड़े तो उससे पहले भी गठित किया जा सकता है। क्लियर, इतनी बातें क्लियर। तो यदि इतना आप समझ चुके हैं, इसके बाद आगे देखना है हमें। जो कुल सदस्य होते हैं इसके, है ना, जो मेंबर्स होते हैं, एम स्टैंड्स फॉर मेंबर्स, यानी सदस्य जो होते हैं इसमें, इसके 5 सदस्य हैं। उसमें एक क्या होता है, चेयरपर्सन, यानी जो हेड होता है, एक अध्यक्ष होता है, और 4 जो होते हैं अदर मेंबर्स होते हैं। एक हेड, 4 अदर मेंबर्स, एक अध्यक्ष, 4 जो है सदस्य। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, है ना। टोटल सदस्य 5 हो गए, आपको मालूम हो गया। नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, है ना। और इनकी भी जैसे इलेक्शन कमीशन की पुनः नियुक्ति हो सकती थी, दोबारा नियुक्त हो सकते हैं, ये भी क्या है, दोबारा नियुक्त हो सकते हैं। क्लियर। अब इनकी योग्यता क्या है ना, एबिलिटी क्या है, इनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना। तो योग्यता जो है इनकी कौन तय करेगा, इनकी एबिलिटी को, योग्यता को कौन तय करेगा, इनकी योग्यता जो तय करेगा कौन, हमारा पार्लियामेंट करेगा। कौन, पार्लियामेंट। इनकी योग्यता को कौन तय करेगा, कौन डिसाइड करेगा, तो संसद तय करती है ना। योग्यता में क्या देखा जाता है, सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो इनके पास, है ना। जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, जो पब्लिक जो केसेस हैं, जो पब्लिक जो एरियाज़ हैं, जो ऐसे मामले हैं, मैटर्स हैं, उनका क्या हो, इनके पास एक अच्छा अनुभव हो। तो सबसे पहले तो देखा जाता है योग्यता में कि इनके पास अनुभव है कि नहीं है ना, पब्लिक केसेस का, पब्लिक जो चीज़ें हैं। अन्य 4 बातें क्या और देखी जाती हैं, है ना, किनको नियुक्त किया जाएगा। या तो ये देखा जाता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उसकी जितनी योग्यता रखता हो। जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट जो है, उसका क्या हो, या तो फिर न्यायाधीश हो यानी जज हो, या फिर उसके बराबर का हो, है ना। हाई कोर्ट के जज को हो या फिर उसके बराबर का हो। लेखा यानी जो अकाउंट है और जो फाइनेंस है उसका एक अच्छा विशेषज्ञ हो, है ना, यानी अकाउंट का और फाइनेंस का क्या हो, एक अच्छा ज्ञान हो इसके पास। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस जैसे मामलों के लिए एक व्यापक अनुभव हो। इकोनॉमिक्स, अच्छा इकोनॉमिक का इसके पास अच्छा समझ हो, अर्थशास्त्र का, है ना। इकोनॉमिक्स का समझ होगा तब ना, इकोनॉमी को समझेगा तब ना वो वित्त मंत्री बन सकता है ना। तो हालांकि बना तो किसी को भी दिया जाता है, लेकिन जो चीज़ें चाहिए संविधान में जो वर्णित है, ऐसे व्यक्ति को ही वित्त मंत्री या जो वित्त आयोग जो है, ऐसे लोगों से ही बनाया जाता है, फॉर्मेशन होता है उनका। ठीक है, अब इनके कार्य के ऊपर चर्चा करेंगे हम। इनके कार्य के ऊपर हम बात करेंगे। इनका कार्य क्या है ना।
इनके कार्य के ऊपर हम बात करते हैं। तो करों का आवंटन करना, जो टैक्स हैं, है ना, जो टैक्सेस संग्रह होते हैं उनका आवंटन करना, वो बतलाते हैं ना केंद्र के पास कितना होना चाहिए, राज्य को कितना मिलना चाहिए। जो भारत की संचित निधि है, भारत की संचित निधि यानी CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना, संचित निधि से जो ग्रांट दिया जाता है उसकी सिफारिश भी वित्त आयोग द्वारा की जाती है ना। उसकी सिफारिश जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की जो संचित निधि है उससे जो ग्रांट्स वगैरह जो दिए जाते हैं उसकी सिफारिश भी कौन करता है, वित्त आयोग ही करता है ना। हमारे पंचायत को जो लोकल बॉडी हैं या जो नगर पालिका है ना, म्यूनसिपलिटीज़ हैं, नगर निगम है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, को कितना फंड देना है यह राज्य वित्त आयोग तय करता है। पर इसकी सिफारिश भी कौन करता है, केंद्र वित्त आयोग भी कर सकता है ना। जो तय करेगा राज्य का वित्त आयोग तय करेगा, जो लोकल बॉडीज हैं या जो म्यूनसिपल है उनको कितना फंड दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सिफारिश जो है केंद्र के वित्त आयोग को भी कर सकता है, केंद्र के वित्त आयोग भी कर सकते हैं। यदि इन बातों के अलावा कुछ ऐसे मामले हैं, मान लो जो राष्ट्रपति को सही लगे, तो भी राष्ट्रपति वित्त आयोग को कह सकता है ना। यदि राष्ट्रपति कुछ किसी मामले में कोई सलाह देना चाह रहे हो तो वो वित्त आयोग को कह सकता है। लेकिन हाँ, ये जो है पूरा मैंडेटरी नहीं होता है कि वित्त आयोग जो है उनकी सिफारिश को, उनके कहे बात को माने, है ना। जो वित्त आयोग है अपनी रिपोर्ट जो है किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, दोनों सदनों में रखता है ना। और वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट है वो किसे देगा, प्रेसिडेंट को देगा। और प्रेसिडेंट जो है उस रिपोर्ट को, जो संसद के जो दोनों हाउसेस हैं हमारे, LS एंड RS, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पे उनकी रिपोर्ट को रखता है। और इनकी सिफारिश जो है, हालांकि क्या होती है, जो रिपोर्ट जो वित्त आयोग देता है उनकी सिफारिश जो है क्या है, बाध्यकारी नहीं है ना। संसद उनकी बात माने ना माने, जो भी रिपोर्ट में बात दी गई है ऐसा मानना ज़रूरी नहीं है। अब जो इनकी जो शक्तियां हैं, इनकी शक्तियों के ऊपर हम काम करेंगे। क्या शक्तियां दी गई हैं वित्त आयोग को, फाइनेंस कमीशन को। अभी हमने जो बात की है ना, सिफारिशों के साथ जो भी सिफारिशें ये देता है ना, जो भी रिकमेंडेशन भेजता है तो उसका स्पष्टीकरण भी देता है ना, ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में जो कुछ भी कार्रवाई जो हो, जानकारी हो सके। जो सिफारिशें करता है, जो रिकमेंडेशन करता है, ये जो एडवाइस अपना देता है वो क्या है, अभी मैंने बताया कि सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी एडवाइस कर सकता है, एडवाइजरी नेचर के होते हैं। वो मानना ना मानना सरकार पर निर्भर है। क्लियर, मानना ना मानना क्या है, सरकार पर निर्भर है। जो 15वां वित्त आयोग का गठन किया गया था, आपको पता है ना, उसका पीरियड क्या था, आपने बिल्कुल याद रखना। 15वां जो वित्त आयोग है उसका जो गठन हुआ है ना, उसका पीरियड कब से कब तक है, तो है ना, उसके जो अध्यक्ष थे हमारे 15th जो फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ वो कब तक रहेगा हमारा, 31 मार्च 2026 तक, है ना। 31 मार्च 2026 तक इसका कार्यकाल है ना। 15 फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल कब तक है, 31 मार्च 2026 तक। गठन कब हुआ था इसका, जो हमारी जो कैबिनेट है, केंद्रीय कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट, नवंबर 2017 में, है ना, नवंबर 2017 में इसके गठन की मंजूरी दी गई थी, है ना। जो कार्यकाल रखा गया था, बतलाया गया था 20-25 तक रहेगा, लेकिन कब तक है ये, 31 मार्च 2026 तक है ना। 14वें वित्त आयोग की जो सिफारिश थी 2019-20 तक के लिए थी, ठीक है। 14वें जो, तो समझ गए आदि। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो 20-25 तक के लिए इसका कार्यकाल रखा गया था, गठन की मंजूरी नवंबर 2017 में दी गई थी, ठीक है। लेकिन इसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, 31 मार्च 2026 तक के कार्यकाल में रहेंगे। इसके जो चेयरपर्सन थे,
जो इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? एन.के. सिंह थे, है ना। अध्यक्ष का नाम क्या था? 15वें जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? एन.के. सिंह। क्लियर? तो ये बातें आपको बिल्कुल आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। जो फर्स्ट है ना क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारे फर्स्ट जो थे फाइनेंस कमीशन, हमारा पहला फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया था, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे हमारे? के.सी. नियोगी। कौन थे हमारे? के.सी. नियोगी थे। 2017 को श्री एन.के. सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये बातें आप समझ गए, यही आपको याद रखना, के.सी. नियोगी। आवर फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर वाज के.सी. नियोगी। क्लियर? ऐसे 15वें वित्त आयोग के जो 4 सदस्य हैं कौन कौन थे, उनके बारे में यदि आपको जानना है तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप उनका भी जानकारी रखो, और जो 16वें वित्त आयोग है उनकी भी जानकारी मैं आपको दे दूँगा। तो 15वें वित्त आयोग के जो और जो अन्य जो सदस्य थे, 4 अन्य जो सदस्य थे, एक थे शक्तिकांत दास, भारत सरकार के वो पूर्व वित्त सचिव रह चुके थे, है ना। तो एक थे शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। दूसरे हैं अनूप सिंह, अनूप सिंह। तीसरे थे अशोक लाहिरी, अशोक लाहिरी, ठीक है। अनूप सिंह, अशोक लाहिरी, शक्तिकांत दास और डॉक्टर रमेश चंद्र, है ना। नीति आयोग के अंशकालिक सदस्य भी रहे हैं डॉक्टर, ठीक है। अशोक लाहिरी बंधन बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष हैं, बंधन बैंक के अध्यक्ष हैं, ये भी अंशकालिक थे। तो अंशकालिक थे अशोक लाहिरी और रमेश चंद्र, है ना। चलो, तो खैर ये तो इतना प्रोमिनेंट है नहीं, फिर भी आप देख लो, है ना, कौन कौन थे? शक्तिकांत दास, फिर अनूप सिंह, अशोक लाहिरी और रमेश चंद्र राय, रमेश चंद्र, ठीक है। तो ये बातें थी 15वीं फाइनेंस कमीशन के ऊपर। अब जो नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा देख लेते हैं 16वां वित्त कमीशन, चूँकि उसकी घोषणा हो चुकी है गठन की। तो 16वें वित्त कमीशन को बिल्कुल आपको तैयार करके जाना है ना। 16th फाइनेंस कमीशन, है ना, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा। 16th फाइनेंस कमीशन, है ना। इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है? अरविंद पंगड़िया हैं। क्या नाम है? अरविंद पंगड़िया, पंगड़िया इसके जो क्या हुए? अध्यक्ष हुए, ठीक है। इसके जो मेंबर्स हैं अजय नारायण झा हैं। मेंबर्स में कौन कौन है? अजय नारायण झा हुए, है ना। फिर क्या है? मनोज पांडा है। अजय नारायण झा, मनोज पांडा। कौन? मनोज पांडा। 2 मेंबर आपने लिखा, अध्यक्ष हो गए अरविंद पंगड़िया, अजय नारायण झा और मनोज पांडा, ठीक है। सौम्या कांति घोष जो तीसरे मेंबर हुए, सौम्या कांति घोष। कौन? सौम्या कांति घोष, है ना। सौम्या कांति घोष हुए, ठीक है। और एक एनी जॉर्ज मैथ्यू, एक जो लास्ट है एनी जॉर्ज मैथ्यू, क्योंकि आपको पता है टोटल जो 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, है ना। और एक कौन है? एनी जॉर्ज मैथ्यू, ठीक है। तो एनी जॉर्ज मैथ्यू, एनी जॉर्ज मैथ्यू, है ना। तो एनी जॉर्ज मैथ्यू हो गए। पीरियड 5 साल तक का है, कब से? अप्रैल, क्योंकि 31 मार्च 2026 तक तो 15वां फाइनेंस कमीशन ही चलेगा, और अप्रैल 1 से 2026 से 1 अप्रैल 2026 से फिर
16वां वित्त आयोग का कार्यकाल है ना। 1 अप्रैल कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से, है ना, 1 अप्रैल 2026 से। अध्यक्ष अरविंद पंगड़िया। क्लियर। तो ये बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है। अब वित्त आयोग की जो आवश्यकता है क्यों पड़ी हमें, है ना, तो वित्त आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, ये सारी बातें तो हम देखते हैं। चूँकि भारत क्या है, एक संघीय प्रणाली है ना, केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य